नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी प्यारी सी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है बेडरूम। जी हाँ, बेडरूम अर्थात सोने का कमरा। बम्बई में जॉब तो मिल जाते हैं, लेकिन घर की समस्या बड़ी विकराल है। उर्मिला जी अपने पूरे परिवार के साथ में 10 लोगों का परिवार था उनका। वे लोग एक छोटा सा किचन और एक कमरा इतने में ही रह रहे थे। वे नहीं चाहती थी कि घर का कोई भी सदस्य परिवार से अलग होकर रहे। तो आखिर उन्होंने घर की समस्या का क्या हल ढूंढा या कोई हल मिला ही नहीं। आइए देखते हैं इस कहानी में। बेडरूम। कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुरभि के माता पिता बहुत गरीब थे। जब उसके लिए उसी के गांव में रहने वाला विभोर का रिश्ता आया तो घर के लोग बड़े खुश हुए। विभोर के माता पिता 10 साल पहले मुंबई चले गए थे और वो लोग वहीं पर रहते थे। विभोर के 2 भाई और थे। बड़े भैया की शादी हो चुकी थी, उनके भी 2 बच्चे थे। छोटा भाई अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और बहन भी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी। जो भी था, सुरभि के मम्मी पापा को पता था कि विभोर के पिता जगदम्बा जी बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके हिसाब से यह रिश्ता बहुत अच्छा था। इसलिए उन लोगों ने यह रिश्ता झट से तय कर दिया था। साथ ही शादी के बाद उनकी बड़ी बेटी बड़े शहर में रहेगी, ये सपना भी उनकी आंखों में झिलमिला रहा था। सुरभि भी बहुत खुश थी। शादी से पहले ही विभोर ने उसे बता दिया था कि वो लोग एक किराए के मकान में रहते हैं जिसमें बस एक ही कमरा है और एक छोटा सा किचन है। रात को सब लोग पर्दा लगाकर अलग अलग गद्दों पर सोते हैं। सुरभि ने सोचा था कि बाद में धीरे धीरे जब रुपए इकट्ठा हो जाएंगे तो वो लोग दूसरा रूम किराए पर ले लेंगे। जल्दी ही सुरभि की शादी विभोर से हो गई। जब वह विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वो लोग जहाँ पर किराए में रहते हैं वहाँ सैकड़ों की संख्या में ऐसे ही किराए के मकान थे, लेकिन खाली रूम मिलना बड़ा ही मुश्किल था। सुरभि को घर के अंदर कदम रखते ही बड़ी घुटन सी होने लगी, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक होना इतना आसान भी नहीं था। सुरभि गांव में पली बड़ी थी, उसे खुले खुले घर की आदत थी और यहाँ तो बस एक ही रूम था जिसमें इतने सारे लोग रह रहे थे। उसकी सास उर्मिला जी का सोचना था कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, वही अच्छा है। एक दिन बातों बातों ही में सुरभि की जेठानी तारा ने बताया था कि कैसे उससे भी शुरुआत में बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि एक ही कमरे में शादीशुदा जोड़ा भी अगर साथ में रहता है तो दिक्कत तो आनी थी। पति के साथ उसे प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे इसी माहौल में जीने की उसे भी आदत पड़ गई है। तारा ने सुरभि को समझाया कि धीरे धीरे तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। मम्मी जी लाख समझाने के बावजूद भी हमें अलग रहने के लिए जाने नहीं देती है। अपनी जेठानी तारा से ये बात सुनकर सुरभि एकदम ही घबरा गई थी। लेकिन अभी उसकी शादी को 20 दिन ही तो हुए थे। उसने सोचा कि धीरे धीरे मैं मम्मी जी को मनाने की कोशिश जरूर करूंगी, हो सकता है वे मान जाए। हर रात को सुरभि को बड़ा अजीब लगता था। दिन भर तो कमरे में कोई भी आता जाता रहता ही था, लेकिन रात को पर्दा लगा लगा कर अलग अलग जगह गद्दे बिछा दिए जाते थे और सब लोग ऐसे ही सोते थे। सब लोगों को आदत हो चुकी थी, मगर सुरभि की तो अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उसका पति उसके करीब आने की कोशिश करता था, लेकिन जैसे वो उसके करीब आता सुरभि एकदम से सकुचा जाती थी और घबराहट में मुंह फेर कर सो जाती थी। उसे हमेशा इस बात का खटका लगा रहता था कि बीच में कपड़े का पर्दा ही तो है, कोई दीवार थोड़ी ना है। पर्दे के बाहर पर्दे से लगे हुए घर के दूसरे लोगों के गद्दे लगे हुए हैं। ये सोच सोच कर वो संकोच में डूबी मुंह फेर कर पड़ी रहती। दिन भर वह घर में बैठी बोर होती रहती थी तो उसने विभोर से कहा कि यहाँ पर तो सब औरतें काम करने जाती हैं, दीदी भी तो काम करने जाती हैं, तो मुझे भी कुछ काम करना है। जल्दी ही विभोर ने अपने कंपनी में बात करके उसे भी काम पर लगा दिया था। अब दिन भर तो आराम से कट जाता था, लेकिन घर जाने के नाम से ही सुरभि परेशान सी हो जाती थी। एक रात ऐसे ही सुरभि सोई हुई थी, तभी विभोर ने एक जोक सुनाया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका इतनी जोर से खिलखिलाकर हंसना मानो गुनाह हो गया। अगली सुबह सब लोग जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे। उसकी जेठानी भी काम पर जाती थी और बच्चे स्कूल चले गए थे। इधर देवर और ननद कॉलेज को निकल गए थे। सुरभि का पति तैयार होकर बाहर निकला और बाइक पर बैठकर हॉर्न बजाने लगा।
सुरभि भी तैयार होकर निकलने ही वाली थी, तभी उसकी सास उसे डांटते हुए बोली, बहू, रात को तुम्हारे खिलखिलाने की बहुत आवाज आ रही थी। तुम्हें खुद पर जरा भी कंट्रोल करना नहीं आता है क्या? बड़े बेशर्म हो तुम। इस बात का ध्यान नहीं तुम्हें कि आसपास घर के बाकी लोग भी लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं? सुन सास की बात सुनकर सुरभि की आंखों में पानी आ गया। एक ही कमरे में जेठ जेठानी, उनके बच्चे, देवर, ननद और सास ससुर, सबके सब साथ में सोने की व्यवस्था थी, और वो शादी के बाद प्राइवेसी के लिए तरस कर रह गई थी। घर के भीतर आ रहे जगदम्बा जी ने भी सब कुछ सुन लिया था कि कैसे उसकी सास उसे डांट रही थी। अपनी पत्नी के ताने को सुनकर वो हैरान रह गए। सुरभि तो चुपचाप अपना पर्स उठाकर ऑफिस जाने के लिए निकल गई, लेकिन जगदम्बा जी ने आज सोच लिया था कि वे अपनी पत्नी को समझा कर ही रहेंगे। वे सुरभि की सकुचाहट को समझते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज देकर बुलाया और कहा, सुनो जी, जरा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब घर में कोई और तो था नहीं, तो उर्मिला जी भी पति के पास जाकर बैठ गई और उनकी हथेली थामते हुए बोली, कहिए जी, बड़ी मुश्किल से तो एकांत के कुछ पल मिलते हैं हमें, वरना पूरे समय तो घर बच्चों से भरा ही रहता है। कहते हुए वह थोड़ा शर्माने लगी थी, लेकिन जगदम्बा जी काफी गंभीर थे। कहने लगे, आपको तो दिन भर घर में रहना है, तो जिस दिन मैं काम पर नहीं जाता उस दिन आपको प्राइवेसी ही प्राइवेसी रहती है। आपको मेरे साथ एकांत के पल मिल जाते हैं, लेकिन कभी अपने नए नवेली बहू और बेटे के बारे में सोचा? कुछ सोचा आपने उनके बारे में? वो लोग तो एकांत के पलों को तरस कर रह जाते होंगे। बताइए, इतने दिन हो गए उनकी शादी को, किस दिन उन्हें एकांत मिला है? दिन भर तो सब लोग अपने अपने काम और पढ़ाई में लगे रहते हैं, इसलिए घर पूरा खाली रहता है। लेकिन शाम होते होते धीरे धीरे घर भरने लगता है। जिस समय बेटा और बहू काम से वापस आते हैं, उस समय तो घर में सभी लोग आ चुके होते हैं। नई नवेली बहू के भी तो कुछ अरमान होंगे। क्या तुमको ये बात समझ में नहीं आती? पर्दा लगाकर भले ही सबके गद्दे लगा दिए हमने, लेकिन क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि शादीशुदा जोड़े को थोड़ी प्राइवेसी, थोड़ा एकांत भी मिलना चाहिए? उर्मिला जी सकपका गई। तो इसमें मैं क्या करूं? आपको तो पता ही है कि घर कितना छोटा है हमारा, इसी में सब लोग किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं। तारा ने भी तो एडजस्ट कर लिया है। अब हमारी तो उम्र हो गई, हमें क्या करना है? बड़ी बहू का भी परिवार पूरा हो चुका है, छोटे की भी हमने शादी करवा ही दी। अब नियति की शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, तो मयंक की शादी होगी, तो नियति के गद्दे पर वो आ जाएगा। जगदम्बा जी थोड़ा सा हंसे और कहने लगे, आप सभी बच्चों को एक ही पिंजरे में बंद करके क्यों रखना चाहती हो? क्यों, यही तुम्हारा विचार है क्या? बड़के तुषार ने भी तो तुमसे कितनी बार कहा कि उसे ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिल रहा है, वहीं पर वो शिफ्ट हो जाएगा। तब आपने रोना पीटना मचा दिया था कि शादी के बाद क्या तू केवल बहू का होकर रह जाएगा। अगर आपको बच्चों को दूर नहीं जाने देना है, तो उनके हंसने खिलखिलाने पर भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप छोटी बहू को शर्मिंदा कर रहे थे अभी, मैंने सुना। अरे, उसके तो हंसने खेलने के दिन है, क्या वो हंसेगी नहीं? आजकल के बच्चे इतना नहीं सुनते हैं जितना उसने सुन लिया। अगर तुम इसी तरह से व्यवहार करोगी तो धीरे धीरे रिश्तों में दरार आ जाएगी, बच्चे दूर रहने के लिए निकल ही जाएंगे फिर। लेकिन कहीं वह हमसे मिलना जुलना भी न छोड़ दे, इस बात का डर है मुझे। किसी को भी जरूरत से ज्यादा बांध कर रखने की कोशिश की जाती है, तो वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर चला जाता है। इस बात को याद रखना, यही सत्य है और यही होता भी है। पति की बात सुनकर उर्मिला जी थोड़ी सोच में पड़ गई, फिर घबराते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं जी? जब घर में ज्यादा जगह ही नहीं है, तो मैं सबको अलग अलग प्राइवेसी कैसे दूं? बहू भी तो बेशर्म की तरह खिलखिला रही थी रात में। अपनी बेटी पर भी तो इसका बुरा असर ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसकी भी शादी की उम्र है, वो क्या सोचेगी? अब मुंबई जैसे महानगर में जहाँ रहने की जगह इतनी महंगी है, वहां पर तो सब लोग ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। तब जगदम्बाजी बोल पड़े कि जो एडजस्ट करता है उसे करने दो। लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिख कर इस लायक तो बने गए हैं कि अपनी अलग गृहस्थी बसाकर उसका खर्चा भी खुद उठा सकते हैं। वो लोग इतना कमा रहे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उन्हें एक ढंग का घर भी नहीं मिलना चाहिए? सबको साथ में बांध कर रखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब लोग एक दूसरे से दूर हो जाए, दूर दूर जाकर रहने लग जाए। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले बड़के को बोलो कि वो अपने ऑफिस से मिल रहे फ्लैट में रहने के लिए चला जाए। फिर छोटे को भी बोलो, वो दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते, उन्हें भी कहीं ना कहीं किराए का मकान मिल जाएगा।
बाकी हम अपने सबसे छोटे बेटे और बेटी के साथ आराम से यहीं पर रह लेंगे। उसके बाद जब बिटिया की शादी हो जाएगी तो देखा जाएगा आगे क्या करना। घर छोटा है तो क्या हुआ, हमें अपना दिल बड़ा रखना होगा। उर्मिला जी को भी अब पति की बात समझ में आ रही थी। सबको एक साथ एक ही रूम में बांध कर रखने के चक्कर में वो अपने सभी बच्चों के जीवन की शांति और सुकून को खराब करके बैठी थी। बच्चे दिन भर मेहनत करके आते थे तो रात में जहाँ जगह मिलती थी थक कर सो तो जाते थे, लेकिन इस तरह की लाइफ में कोई क्वालिटी लाइफ थोड़ी ना है। इस तरह की लाइफ को क्या लाइफ कहा जा सकता है कि वे पत्नी बच्चों के साथ बैठकर आराम से बातें भी करने के लिए उनके पास में जगह नहीं है। उर्मिला जी को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वे अपने पति से बोली, शायद आप ठीक कहते हैं जी, हम तो अपना जीवन जी लिए, लेकिन बच्चों को तो अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है। ऐसे में अगर अभी से उनके तन और मन को सुकून नहीं मिलेगा तो आगे चलकर उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है। जगदम्बा जी ने धीरे से कहा, हाँ तो फिर अब क्या कहती हो, बच्चों को पंख पसारने दोगी? आगे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल हमसे जितना हो सकता है हमें अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। उर्मिला जी ने हंसते हुए तुरंत ही सहमति में सिर हिला दिया। शाम को जब सभी बच्चे घर आए तो उन्होंने सबको साथ बैठाकर सारी बातें समझाई। उनकी बात सुनकर दोनों बड़े बेटों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दोनों बहुएं भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आज ऐसा लग रहा था मानो वो लोग भी अपनी शादीशुदा जीवन का थोड़ा बहुत आनंद तो उठा ही पाएंगे। जल्दी ही तुषार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कंपनी से मिलने वाले फ्लैट में चला गया था। सुरभि और विभोर ने भी अपने ऑफिस के पास ही किराए का एक मकान देख लिया था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। इधर सबसे छोटे बेटे की पढ़ाई भी पूरी हो रही थी और वो भी जॉब करने की फिक्र में था। फिर साल भर के बाद उर्मिला जी की भी बेटी नियति की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। दिन पंख लगाकर उड़ते चले जा रहे थे। किसी भी खास अवसर पर पूरा परिवार किसी एक के घर पर इकट्ठा होता था। तब सब लोग बहुत हंसी खुशी से समय बिताते थे। 5 सालों के बाद माता पिता की शादी की सालगिरह पर दोनों बेटे घर आए हुए थे। छोटा बेटा मयंक भी काफी खुश था। उन लोगों ने मम्मी पापा की हथेली पर एक फाइल रखते हुए कहा, मम्मी पापा, हमने आप लोगों के नाम पर एक 4 BHK फ्लैट खरीदा है। अब हम सब मिलकर एक साथ, जैसे तुम्हारी इच्छा थी मम्मी, वैसे ही रहेंगे, एक साथ रहेंगे वहां पे। लोन भी हम तीनों मिलकर चुकाने वाले हैं और उसके डिपॉजिट भी हम तीनों ने मिलकर भरा है। आज उर्मिला जी और जगदम्बा जी दोनों की आंखें खुशी के मारे चमक रही थी। आंखों में आंसू भी झिलमिला रहे थे। उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया था तो खुशी खुशी उन लोगों ने बचत की थी, तरक्की भी की थी और नया जीवन प्लान भी किया था। और अब वो लोग इतनी तरक्की कर चुके थे कि खुद का घर खरीद चुके थे और फिर से एक साथ रहने वाले थे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी। उर्मिला जी ने मन ही मन पति की सूझबूझ को बहुत सराहा। उन्हीं के कारण तो आज रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं रही थी। बच्चे अपने अच्छे समय में मिलजुल कर साथ में रहना चाहते थे। बस फिर क्या था, पूरा परिवार फिर से एक छत के नीचे हंसी खुशी से रहने लगा। लेकिन इस बार सबके पास खुद का एक एक कमरा था, अपना अपना बेडरूम था, प्राइवेसी थी। मित्रों, यदि परिवार के सदस्य केवल खुद के बारे में न सोचकर दूसरे की खुशी के बारे में भी सोचे तो आगे चलकर उन्हें भी उनके हिस्से की खुशी जरूर मिलती है। अगर उर्मिला जी और जगदम्बा जी ने अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचा तो आगे चलकर जब बच्चों का अच्छे समय आया तो उन लोगों ने भी माता पिता की खुशी और उनकी इच्छा को सम्मान दिया था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बेडरूम। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर कि आपको कहानी कैसी लगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।